नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि गणित में आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, तो इसके लिए हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद में क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस जो है उसमें पहला बिंदु दिया गया है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। तो हमने शुरुआत इसी टॉपिक से की है। अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ते हैं कि ये क्या संख्याएं होती है और कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, इनके क्या गुणधर्म होते हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, वो चीजें पढ़नी थोड़ी पढ़ ली है। अब सबसे पहले हम कहाँ से पढ़ेंगे ये आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया भी होगा कि हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और उनमें जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कक्षा 6 में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें आपको बता देता हूँ। कक्षा 6 के अध्याय 7 में भिन्न के बारे में दिया गया है। तो हम भिन्न से संबंधित जो चीजें हैं वो यहीं से पढ़ने वाले हैं। आपको ये किताबें नहीं खरीदनी है, आप सभी के लिए ये सारी मेहनत मैं खुद कर लूंगा, आपको सारा मैटर में किताबों के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। उसके बाद में कक्षा 7 की चर्चा करते हैं। तो कक्षा 7 के जो सिलेबस है उसमें आपके सबसे पहला अध्याय है पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव है दूसरा अध्याय। तो हम दूसरे अध्याय से भिन्न और दशमलव वाला पोर्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 परिमेय संख्याएं। तो 9वें अध्याय में कक्षा 7 की किताब में परिमेय संख्या के बारे में दिया गया है। अब इसमें जो भी दिया गया है वो सारी चीजें आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, और सारी चीजें पढ़ने के बाद में लास्ट में इन किताबों के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। आप उन अभ्यास प्रश्नों को जरूर सोल्व करेंगे, और उन अभ्यास प्रश्नों को सोल्व करने के बाद में ही आपका जो टारगेट है कि 60 में से 60 नंबर लाने वाला वो पूरा हो पाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं क्लास 8 की किताब। तो कक्षा 8 की जो किताब है राजस्थान बोर्ड की, उसमें आपके पहला जो अध्याय है उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में दिया गया है। तो कक्षा 8 के पहले अध्याय से मैं आपको परिमेय संख्याओं का जो मैटर है वो भी कलेक्ट कर रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में कक्षा 9 की बुक में अध्याय नंबर 1 है, उसी में बिंदु संख्या 1.2 है अपरिमेय संख्या, और उसके बाद में 1.3 है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो ये जो दो टॉपिक है इनमें आपके परिमेय संख्याओं से संबंधित मैटर मिलेगा, तो ये भी आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 की किताब में अध्याय नंबर 1 के बिंदु संख्या 1.4 और 1.5 में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ चीजें दी गई है। तो इस प्रकार हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनका पूरा सार आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप खुद ये किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सबके लिए ये मेहनत मैं खुद कर रहा हूँ और पूरा आपको पढ़ाऊंगा, और साथ में इनके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम जरूर सोल्व करेंगे, तभी हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास से। तो हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है कि परिमेय संख्याओं के और कौन से गुण होते हैं। तो देखो आपको पहला गुणधर्म बताता हूं कि इसमें संवृत, कक्षा 7 में दिया गया है संवृत गुणधर्म। संवृत का मतलब क्या होता है देखो, तो संवृत का मतलब होता है कि जैसे कोई परिमेय संख्या है और उसमें अगर आप कोई अन्य परिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो आपको जो नई संख्या प्राप्त होती है वो परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो ये कहलाता है योग के लिए संवृत होना। जैसे आप एक उदाहरण लेंगे 1/2 और 1/3। अब ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं 1/2 और 1/3। अब हम इनको जोड़ के देखें तो 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 6, और ये 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का भाग 2 बार जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 5/6। अब जोड़ने के बाद में जो आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुई है वो है 5/6। ये P है और ये Q है। 5 भी फिक्स वैल्यू है और 6 भी फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उनसे जो नई परिमेय संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। मतलब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या भी परिमेय होती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं, लिख लेंगे नोट में, नोट, परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत होती है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं के योग से, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के योग से प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है।
ठीक है। आप और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2 है एक संख्या और कोई है संख्या 5। तो आप जानते हैं कि 2 है ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो 2/1 और 5/1 दोनों ही परिमेय संख्या है। आप 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एक परिमेय संख्या 2/1, दूसरी परिमेय संख्या 5/1, दोनों को जोड़ा तो वह 7/1। तो ये भी परिमेय जोड़ने के बाद में जो प्राप्त हुआ वो भी क्या होती है, परिमेय। अब आपके थ्योरेटिकल सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्याओं के लिए निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, और आपको 4 कथन दे दिए, उसके बाद में ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए में लिख दिया कि केवल कथन फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन बी में दे दिया कि सेकंड और थर्ड सही है, इसी प्रकार से ऑप्शन सी और डी दे दिया गया। तो आपको प्रत्येक चीज का अगर पता होगा तभी आप ऐसे सवाल सोल्व कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, आपको गणित में इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप ये सारे सवाल आसानी से कर लोगे। बस आप तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहे और रेगुलर क्लासेज लेते रहें, उसी से आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। तो अब हम जोड़ के लिए तो देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं व्यवकलन के लिए। देखो व्यवकलन लिखते हैं गणित की भाषा में बाकी को। व्यवकलन का मतलब होता है बाकी या गठाने को। तो व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं संवृत होती है अथवा नहीं होती है ये ज्ञात करते हैं। तो देखो जब आप दो परिमेय संख्याएं, जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या ले ली 1/2, इसमें से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं 1/3, तो क्या बचता है? आप पहले गठा के देखेंगे, लघुत्तम आ गया 6, 2 का 3 बार और 3 का 2 बार, 3 में से 2 गया तो 1/6। अब आपने देखा कि 1/2 एक परिमेय संख्या है और 1/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटा के देखा तो जो संख्या प्राप्त हुई वो भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इस कारण से है क्योंकि ये P/Q के रूप में प्राप्त हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए भी संवृत्त होती है। आप लिखेंगे एक नोट, दूसरा नोट लिखेंगे, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए भी संवृत्त होती है। परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए भी संवृत्त होती है। अर्थात एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओ, आप छोटी में से बड़ी को घटाओगे तो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे आप 1/3 में से 1/2 को घटाओगे तो भी वही बात हो जाएगी। लघुत्तम 6, 3 का भाग गया 2 बार तो 2 और -2 का भाग गया 3 बार, 2 - 3 तो ये माइनस का 1/6। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या में तो चिन्ह किसका भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। केवल जो भिन्न है उनमें पॉजिटिव होता है, बस भिन्न जो है उसमें दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, हर भी पॉजिटिव और अंश भी पॉजिटिव। अंश भी पॉजिटिव और हर है वो भी पॉजिटिव होता है। जबकि जो परिमेय है वो 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो ऋणात्मक परिमेय संख्या और दूसरी धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक परिमेय संख्या। देखो ऋणात्मक परिमेय संख्या वो होती है जिसमें या तो अंश ऋणात्मक हो या फिर हर ऋणात्मक हो, जैसे -5 और बट्टे में 6 या फिर 5/-6, ये तो कहलाएगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। और धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसमें अंश और हर दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही निगेटिव हो, जैसे -5/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा और इस कारण से वापस प्लस का आ जाएगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या में दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों निगेटिव होते हैं तो कट के फिर वापस पॉजिटिव हो जाते हैं। और ऋणात्मक में दोनों में से एक निगेटिव रहता है, या तो अंश निगेटिव या फिर हर निगेटिव। तो ये 2 प्रकार की होती है। अब देखो यहाँ पे जो आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुई है वो कैसी है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये कौन सी है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत आसानी से आप 60 नंबर लेके आ पाएंगे, कोई भी जोर आपको नहीं आएगा, बस आप तो पढ़ने में मजा लीजिए। ठीक है, तो -1/6 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाया तो भी आपके पास में परिमेय संख्या हुई। तो आप कह सकते हैं कि व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं संवृत्त होती है। अब ये थ्योरी में सवाल पूछ लिया जाए तो आपका सवाल 100% सही ही होगा। अब देखते हैं गुणा के लिए। तो गुणा के लिए देखें, जैसे 1/2 को 1/3 से गुणा करें तो फिर क्या आएगा? तो अंश से हमेशा अंश गुणा होता है, हर से हमेशा हर गुणा होता है। अब ये भी परिमेय ये भी परिमेय, दोनों को गुणा किया तो जो प्राप्त हुआ वो भी परिमेय। तो आप लिख सकते हैं नोट, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने से प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने से
प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। इस कारण से परिमेय संख्याएं गुणा के लिए संवृत्त होती है। अब ये कक्षा 7 की किताब में दिया गया है गुणधर्म, आपको वहां से बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है और अच्छी तैयारी पहले से है तो आप चाहें तो उसके प्रैक्टिस सवाल सोल्व कर लो, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप मेरी क्लास पढ़ें और उसके बाद में नहीं बन पा रहा हो, क्योंकि सारा निचोड़ निकाल के फिर आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो परिमेय संख्या गुणा के लिए भी संवृत्त होती है। अब देखते हैं भागफल के लिए। अब यही तो इंपॉर्टेंट है और सवाल तो वहीं से बनता है जो अपवाद होता है। हमेशा सवाल अटपटा जो होता है वहां से दिया जाता है, क्योंकि जोड़ के लिए सब जान जाएंगे कि जोड़ेंगे दो परिमेय संख्याओं को तो प्राप्त होगी, वो भी परिमेय संख्या होगी, घटाएंगे तो भी होगा और गुणा करेंगे तो भी होगा। लेकिन भाग वाले में आप ध्यान रखेंगे तो इसमें थोड़ा पहले समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्या है 1/2 और 1/3। आपने देखो 1/2 में 1/3 का भाग दिया तो भाग ऐसे दिया जाता है 1/2। अब भाग के चिन्ह को जब गुणा में बदलते हैं तो जो दाईं तरफ वाला है, राइट साइड वाला है, वो पलटता है, मतलब 3 ऊपर और 1 नीचे। अब देखो 3 गुणा 1 ये हो जाएगा 3 और बट्टे में 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, 3/2। अब ये तो परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 3 भी फिक्स है और 2 भी फिक्स है। तो दो परिमेय संख्याओं को भाग देके देखा तो आया कि ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब देखना आप 1/2 ये एक परिमेय संख्या है और दूसरा मैंने बताया कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 का मान भी फिक्स है। 0 को आप लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पे 0 भी एक निश्चित मान है, 1 भी एक निश्चित मान है। इसके कारण से 0 जो है वो कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। अब मैंने 1/2 में भाग दिया 0 का, तो जैसे ही मैं किसी संख्या में 0 का भाग देता हूं तो क्या आता है, अनंत आता है। किसी भी संख्या में भाग दे लो, 5 में 0 का भाग दे लो तो भी अनंत आएगा। और किसी पॉइंट वाली संख्या जैसे 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, इसमें भी 0 का भाग देंगे तो भी अनंत आएगा। या मान लीजिए कोई भिन्न है 1/2 इस रूप में है, इसमें आप 0 का भाग देते हैं तो भी अनंत आता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो अनंत आता है। अब अनंत का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब जो खत्म ही नहीं होती हो, अर्थात जिसका मान फिक्स ही नहीं हो। तो यहाँ पे अगर किसी परिमेय संख्या 1/2 में परिमेय संख्या 0 का भाग दे दे तो अनंत आता है, और ये कौन सी आ जाती है, अपरिमेय संख्या। तो भाई भाग के लिए अगर आप 0 का भाग दे दोगे, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, तो भाग के लिए परिमेय संख्याएं संवृत्त नहीं होती है। लेकिन अगर आप 0 को हटा दें तो 0 को छोड़कर बाकी सारी जो परिमेय संख्याएं हैं उनके लिए भाग के लिए परिमेय संख्याएं संवृत्त होती है। अब लिखेंगे विशेष नोट, और सवाल यहां से ही आपको पूछ सकता है, तो लिखेंगे नोट, भाग के लिए परिमेय संख्याएं संवृत्त नहीं होती है। भाग के लिए परिमेय संख्याएं संवृत्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उदाहरण लिख लेंगे आप 1/2 और भाग देना है 0 का तो आ जाएगा अनंत, और अनंत के कोष्टक में लिख लेना अपरिमेय संख्या है। इस कारण से ये संवृत्त नहीं है। कक्षा 7 में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आप डाउट बिल्कुल मत रखना। ठीक है, मैंने देख के ही आपको पढ़ाया। फिर लिखेंगे लेकिन यदि 0 को हटाकर या 0 को हटा दिया जाए तो शेष परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याएं भागफल या भाग में संवृत्त होती है। भाग में संवृत्त होती है। परिमेय संख्याओं के लिए दूसरा जो गुणधर्म है वह है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म। तो हम लिखेंगे क्रम विनिमेयता। अब ये जो क्रम विनिमेयता है, सबसे पहले हमें इसका अर्थ अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। देखो क्रम का मतलब होता है सीरियल, जैसे ए और बी, जैसे पहला नंबर इसका आए फिर दूसरा नंबर इसका आए। इसकी बजाय विनिमेयता का मतलब होता है एक्सचेंज कर देना, मतलब क्रम को एक्सचेंज कर देना, अर्थात बदल देना, पहले बी को ले आना और उसके बाद में ए को ले आना। तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम देखेंगे योग के लिए क्रम विनिमेयता लागू होती है अथवा नहीं होती है। जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या है 1/2 और 1/3। अब क्रम विनिमेयता का मतलब है कि पहले आप 1/2 में 1/3 जोड़ो। तो आप 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे
तो लघुत्तम 6 आएगा और ये 3 + 2 5/6 हो जाएगा। अब इसकी बजाय में 1/3 में 1/2 को जोड़ दूं तो क्या आता है? तो यहाँ पे भी लघुत्तम 6 आएगा और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा और ये भी कितना 5/6 आएगा। अब यहाँ और यहाँ आपने देखा कि आप चाहे ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, रिजल्ट समान आता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं आप लिखेंगे, परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। मतलब आप ए में बी जोड़ो चाहे बी में एक जोड़ो, रिजल्ट सेम आता है। तो क्रम विनिमयता का नियम योग के लिए तो लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्यवकलन के लिए, व्यवकलन या फिर बाकी के लिए। तो आप देखना, एक उदाहरण देखते हैं। 1/2 में से 1/3 को घटा के देखते हैं। लघुत्तम 6 आया, 3 - 2 1/6 आ गया। अब यहां हम इस बार 1/3 में से 1/2 को घटा के देखते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय करना है। ए में से बी को घटा रहे हैं, इसकी बजाय बी में से ए को घटा के देखते हैं। तो बी में से ए को घटा के देखें तो इस बार देखना क्या होगा। लघुत्तम 6, 3 का भाग 2 बार जाएगा और 2 का भाग 3 बार जाएगा। इस बार 2 - 3 होता है माइनस का 1/6। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1/6 आया है, जबकि यहाँ पे 1/6 आया है। इसका मतलब बाकी के लिए या व्यवकलन के लिए इस क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती है। तो लिखेंगे नोट, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती है। उसके बाद में हम देखते हैं गुणा के लिए, कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें तो फिर वहां पे भी क्रम विनिमयता का नियम है, उसका पालन होता है अथवा नहीं होता है। तो लिखेंगे गुणा के लिए या गुणन के लिए, गुणन या फिर गुणा के लिए क्रम विनिमयता। अब यहां पे देखना, 1/2 को गुणा करेंगे 1/3 से, तो अंश से अंश गुणा होगा आ जाएगा 1, हर से हर गुणा होगा आ जाएगा 6, तो आ गया 1/6। अब हम इसकी बजाय 1/3 को गुणा करते हैं 1/2 से, मतलब 1/2 को बाद में लिखा, 1/3 को पहले लिख दिया। ऐसी स्थिति में भी अंश से अंश गुणा होता है और हर से हर गुणा होता है। अब भी कितना आया, 1/6 आया। इसका मतलब गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम है वो पालन हो जाएगा। तो लिखेंगे परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। अब देखते हैं भाग के लिए, कि भाग के लिए ये नियम लागू होता है अथवा नहीं होता है। अगला लिखेंगे भाग के लिए क्रम विनिमयता। उदाहरण देखते हैं, 1/2 में भाग देते हैं 1/3 का। अब इसको समझना, 1/2 लिखेंगे और भाग के चिन्ह को जब गुणा में बदलते हैं तो ये राइट साइड वाली संख्या पलट जाती है, तो 3 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा। और अब गुणा का चिन्ह होने के बाद में अंश से गुणा होता है और हर से गुणा होता है, तो ये आया 3/2 मतलब 1.5। अब हम ए में बी का भाग देके देख ही चुके हैं, अब बी में ए का भाग देके देखते हैं, मतलब क्रम बदल देते हैं। 1/3 में भाग देके देखते हैं 1/2 का, तो 1/3 ऐसा ही लिखा जाएगा। भाग के चिन्ह को पहले गुणा में बदलना होता है, तो राइट साइड वाली संख्या है वो पलट जाती है, तो ये 2/1। अब गुणा का चिन्ह होने के कारण से अंश गुणा होगा तो आएगा 2 और बट्टे, हर से हर गुणा होगा तो आएगा 3, 2/3 होता है 0.66 या 0.67। अब यहाँ पे आया 1.5, यहाँ पे आया 0.67। इसका मतलब भाग के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं होता है। तो लिखेंगे नोट, भाग के लिए परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता के नियम का पालन
नहीं होता है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं होता है। अब हम देखते हैं साहचर्यता का गुणधर्म। तो साहचर्यता का मतलब क्या होता है? साहचर्यता, ये शब्द बना है सह प्लस चर्यता, इसका मतलब साथ साथ चलना। तो साहचर्यता का जो गुणधर्म है उसका मतलब होता है कि आप पहले दो संख्याएं लेंगे, 1/2, 1/3, और पहले इनके साथ में कोई गणितीय संक्रिया करेंगे, जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणा है या भाग है। उसके बाद में आप तीसरी संख्या 1/4 के साथ में वही संक्रिया करेंगे, तो जो उत्तर आता है वो, और पहले अंतिम दो के साथ में और फिर इसके साथ में आप संक्रिया करते हैं तो उत्तर आता है। अगर ये समान है इसका मतलब साहचर्य है, अगर ये समान नहीं है इसका मतलब साहचर्य नहीं है। सीधी सीधी संख्याओं में समझें, मान लीजिए 5, 6, 7 तीन संख्या है, तो पहले इन दो को जोड़ो, 5 और 6 हो गए 11, फिर आप इसमें 11 में 7 जोड़ेंगे 18। इसके बजाय पहले आप पहली और तीसरी को जोड़ो, क्योंकि आप साहचर्यता का मतलब होता है कि पहले शुरू वाली दो को जोड़ लो और फिर उसके बाद में बची हुई को जोड़ लो, या फिर पहले आप लास्ट वाली दो को जोड़ लो और उसके बाद में बची हुई को जोड़ लो। तो यहाँ पे 6 और 7 हो गए 13, 13 में जोड़ा 5 तो हो गया 18। अब आपकी किताबों में जो साहचर्यता वाला उदाहरण है वो तो दिया गया है 3-3 संख्याओं के लिए, और जो क्रम विनिमयता वाला है वो दिया गया है केवल 2 संख्याओं के लिए, जैसे 5 और 6। तो 5 में 6 जोड़ो तो 6 में 5 जोड़ो। तो आप 2 का भी उदाहरण ले सकते हैं और 3 का भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत होना कि साहचर्यता वाले में कितने का मतलब 1, 2, 3 संख्याओं का उदाहरण लेंगे या 4 का लेंगे। इसमें कम से कम आपको 3 संख्या तो लेनी ही पड़ेगी, और उसमें क्रम विनिमय वाले में कम से कम आपको 2 संख्या तो लेनी ही पड़ेगी, तभी आपको हकीकत का पता चल पाएगा। तो इसमें हम 3 के उदाहरण ले लेते हैं, उसमें 2-2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो साहचर्यता वाले में योग के लिए चेक किया तो हमने पाया कि ये दोनों समान है, इसका मतलब परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इनको भी जोड़ोगे तो भी सेम उत्तर आएगा। पहले इन दो को जोड़ो, फिर जो उत्तर आए उसमें इसको जोड़ो, या फिर पहले आप अंतिम दो को जोड़ो, उसमें जो उत्तर आए उसमें इसको जोड़ दो, तो भी सेम ही उत्तर आने वाला है। आप लिखेंगे एक नोट, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करती है। अर्थात a प्लस बी प्लस सी, इसमें आप जोड़ेंगे a प्लस बी, इसको पहले जोड़ लो तो कोष्टक लगा दो, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें पहले b प्लस सी को जोड़ लो तो पहले कोष्टक लगा दो, क्योंकि हम सबसे पहले कोष्टक को सरल करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी को जोड़ा, उसका जो उत्तर आया उसमें c को जोड़ा, तो उतना ही आएगा जितना पहले आप b और c को जोड़ेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें a को जोड़ेंगे। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बाकी के लिए, मतलब व्यवकलन के लिए, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम इन दो को सरल करते हैं, उसके बाद में जो उत्तर आए उसमें से इसको घटा के देखते हैं। तो सबसे पहले इन दो को सरल करेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6, और ये चला गया 3 माइनस 2, और फिर आया 3 में से 2 गया तो 1/6 और माइनस 1/4, लघुत्तम आ गया 12, 6 का 2 बार और 4 का 3 बार, तो ये आ गया माइनस का 1/12। अब साहचर्यता वाले में पहले इन दो को सरल करके देख लिया, अब हम अंतिम दो को सरल करके देखते हैं। तो ये लिखा मैंने 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4। अब हम लास्ट वाली दो को सरल करके पहले देख लेते हैं और उसके बाद में इसको सरल करके देखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाली दो को सरल करेंगे, तो यहाँ पे जो कोष्टक है वो यहाँ पे लगाएंगे 1/3 और 1/4 के। तो यहाँ 1/3 में से 1/4 घटा के देखते हैं, तो ये 1/2 और माइनस, इसको सरल करते हैं तो 3 और 4 का लघुत्तम 12, 3 का 4 बार और 4 का 3 बार, तो ये आ गया 1/12। तो हम ऐसे लिखेंगे 1/2 माइनस, ये 4 में से 3 गया तो 1 और बट्टे में 12, 1/12। अब लघुत्तम लिया तो आ गया 12, 2 का चला गया 6 बार, माइनस 12 का चला गया 1 बार, ये आया 5/12। यहाँ पे कितना आया था? माइनस का 1/12। आपने देखा कि संख्याएं समान है, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, वही संख्या हमने यहाँ पे लिखी है 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4। यहाँ पे कोष्टक इधर लगाया, मतलब पहले इन दो को सरल किया, बाद में इसमें से घटाया इसको, और यहाँ पे पहले इन अंतिम दो को सरल किया और उसके बाद में
जो उत्तर आया उसको घटाया 1/2 में से, तो यहाँ पे 1/2 माइनस, इनको सरल करने पे लघुत्तम आ गया 12, 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 3 बार, तो ये 1/12 बचा। 1/2 में से 1/12 को घटाया तो 5/12 आया, जबकि यहाँ पे उत्तर माइनस का 1/12 आया। तो ध्यान रखना है, बाकी के लिए मतलब व्यवकलन के लिए ना तो क्रम विनिमय थी और ना ही साहचर्य है, तो लिखेंगे नोट नोट परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होती है, साहचर्य नहीं होती है। अब साहचर्य वाले में कम से कम आपको 3 संख्याओं के उदाहरण लेने पड़ेंगे, आप चाहे तो 4 संख्याओं के उदाहरण ले सकते हैं, 5 के भी ले सकते हैं, और क्रम विनिमय वाले में कम से कम 2 के उदाहरण आपको लेने ही पड़ेंगे। अब लिखो गुणन के लिए साहचर्यता का नियम। उदाहरण देखते हैं। गुणन के लिए वही उदाहरण लेना 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4, और वही उदाहरण यहाँ पे लेंगे 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। क्रम विनिमय चेक कर रहे हैं तो पहले इन 2 को गुणा करके देखो, और इधर पहले इन लास्ट वाली 2 को गुणा करके देखो। यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया तो अंश से अंश गुणा होगा 1, हर से हर गुणा होगा 6। अब इसको गुणा करना है 1/4 से, अब ये कोष्टक हट जाएगा क्योंकि आपने इसको सरल कर लिया है। अब अंश से अंश गुणा हुआ 1, हर से हर गुणा हुआ 6 चौके 24, 1/24 आया। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, पहले इन 2 को गुणा करते हैं, अंश से अंश गुणा हुआ 1, हर से हर गुणा हुआ 12। अब यहाँ पे 1/2 से इसको गुणा करना है, इसको सरल किया तो इसका भी कोष्टक हटा दो। अब अंश से अंश गुणा होगा 1 बटे हर से हर गुणा होगा 12 दूना 24, यहाँ पे भी 1/24, यहाँ पे भी 1/24, इसका मतलब दोनों मान समान है। तो गुणा के लिए नोट लिखेंगे, नोट गुणा के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती है। अब देखते हैं भाग के लिए, वही उदाहरण लेते हैं 1/2, इसमें भाग देना है 1/3 का, उसमें भाग देना है 1/4 का, और इधर लिखते हैं 1/2 भाग देना है 1/3 और भाग देना है 1/4 का। पहले हम शुरू वाली 2 को सरल करते हैं, इधर हम पहले लास्ट वाली 2 को सरल करते हैं। पहले शुरू वाली 2 को सरल किया तो 1/2 भाग को बदला गुना में तो 3/1 आया, और उसके बाद में भाग का चिन्ह 1/4। इसको सरल किया तो 3 एकम 3 और बटे में 2 एकम 2, इसमें भाग देना है 1/4 का। भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3/2 ऐसा ही रहेगा, ये पलटेगा मतलब 4/1 आएगा। अब अंश से अंश गुणा हुआ 3 चौके 12 और बटे 2 एकम 2, 12 में 2 का भाग चला गया 6 बार, 6 उत्तर आया। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले इन 2 को सरल करेंगे तो इसको बाकी को ऐसा ही रहने देंगे, और इनको सरल करेंगे तो 1/3 भाग वाले को गुणा में बदला तो ये पलटा 4 और बटे 1, ये हुआ 4 एकम 4 बटे 3 एकम 3, तो ये हो गया 1/2, इसमें भाग देना है 4/3 का। अब इस भाग वाले को गुणा में बदलेंगे तो ये 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, और ये राइट साइड वाला पलटेगा तो 3/4, 3 एकम 3 आया और बट्टे में 4 दूना 8 आया, यहाँ पे आया 3/8, यहाँ पे आया 6, तो समान है क्या? नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। अब तीनों नियम एक साथ देख लेते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए मात्र 1 मिनट में। अब हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहला है संवृत्त, मतलब योग के लिए परिमेय संख्याएं जुड़कर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, मतलब a प्लस बी अगर आप जोड़ते हैं तो जो जोड़ प्राप्त होता है वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। a प्लस बी को आपने जोड़ा तो जो c प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, तो जो प्राप्त होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। व्यवकलन के लिए परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो जो प्राप्त होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। गुणा के लिए परिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे तो भी जो प्राप्त संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन भाग के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, तो इसके स्टार लगा लेना भाई। भाग के लिए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे, तो अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 1/2 है, इसमें 0 का भाग दे दिया क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो अनंत आ जाएगा, और अनंत के लिए फिर ऐसी स्थिति में वो संवृत्त नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना,
जीरो के लिए भाग का नियम जो है वो संवृत नहीं होता है, और जीरो के अलावा अन्य सभी संख्याओं के लिए परिमेय संख्याएं संवृत होती है। मतलब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दें तो फिर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जीरो का भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद में है क्रम विनिमयता का। क्रम विनिमयता वाले में दो उदाहरण ले लो, काफी है, ए और बी। अगर ए में बी को जोड़ो तो वही प्राप्त होता है जो बी में ए को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब योग के लिए ये संवृत होता है। लेकिन ए में से बी को घटाओगे तो जो बी में से ए को घटाओगे उसके बराबर प्राप्त नहीं होता है। जैसे 5 में से 6 घटाओ या फिर 6 में से 5 घटाओ, दोनों स्थिति में वो बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब व्यवकलन वाले में क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं होगा। गुण वाले में हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करो, चाहे 6 को 5 से गुणा करो, तो वो क्रम विनिमय होगी। भाग वाले में 5 में 6 का भाग दो या 6 में 5 का भाग दो, दोनों स्थितियां अलग अलग होगी। तो 5/6 और 6/5 बराबर नहीं है, इसका मतलब भाग के लिए क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं होगा। अब क्रम विनिमयता वाला और सहचर्यता वाला सेम है, योग और गुणा के लिए पालन करती है, तो यहाँ पे भी योग और गुणा के लिए पालन करती है। गुणा वाले में पालन करेगी, बाकी वाले में और भाग वाले में पालन नहीं करेगी। यहाँ पे भी बाकी वाले में और भाग वाले में पालन नहीं कर रहा था। सहचर्य का मतलब होता है पहले दो को जोड़ो, फिर जो आए उसमें तीसरे को जोड़ो, या फिर पहले लास्ट वाले को जोड़ो, उसका जो मान आए उसमें पहले को जोड़ो। तो योग वाले में तो बराबर ही प्राप्त होता है, लेकिन व्यवकलन वाले में बराबर प्राप्त नहीं होता और भाग वाले में भी बराबर प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनको हमने रिवाइज कर लिया। आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।